आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। बुजुर्गों के हित में नया कानून लाने जा रही है सरकार। सेवा नहीं की तो वापस ले सकेंगे अपनी संपत्ति। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना के चलते इस राज्य सरकार का बड़ा फैसला, कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों को 11 अप्रैल तक किया है बंद। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इनकम टैक्स भरने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जारी हुआ है नया फॉर्म, मिलेगा नया टैक्स सिस्टम चुनने का विकल्प। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर गुजरात में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार हुई है सख्त। राजस्थान से आने वाले वाहनों पर लगाई गई है रोक, केवल नेगेटिव रिपोर्ट वालों को ही दी जा रही है एंट्री। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर है। इसके अलावा यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है सामने, इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर नौकरी बदलने पर नहीं होगी ग्रेच्युटी का नुकसान, पीएफ की तरह करा सकेंगे ट्रांसफर। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर फोन पे का यूज करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं की तो संपत्ति से होंगे बेदखल, सरकार ला रही है नया कानून। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब बुजुर्ग माता पिता के हित में एक नया कानून लाने की तैयारी में है। योगी सरकार अब बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए नया कानून बनाएगी, जिससे उत्तर प्रदेश में बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना उनके बच्चों के लिए अनिवार्य हो जाएगा। इस कानून के तहत अगर किसी ने अपने माता पिता की सेवा नहीं की तो उसकी संपत्ति सरकार द्वारा हड़प कर ली जाएगी। योगी सरकार ऐसे बच्चों के लिए सख्त कानून ला रही है। बुजुर्ग माँ बाप की सेवा न करने वाले बच्चों की संपत्ति से बेदखल यहाँ पर उनको कर दिया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार उत्तर प्रदेश माता पिता तथा यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली 2014 में बेदखली की प्रक्रिया को शामिल करने का प्रस्ताव यहाँ पर सरकार ने भेजा है। आपको बता दें कि यह नियमावली 2014 में ही बन गई थी। कोर्ट से मिल रहे निर्णयों से पता चला है कि बूढ़े माता पिता को उनके ही बच्चे उनकी प्रॉपर्टी से उन्हें निकाल देते हैं या फिर उनका ख्याल रखने की वजह घर में माता पिता से पराया जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अध्यादेश की मंजूरी के बाद बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करना मतलब बुजुर्ग माँ बाप की सेवा न करने वाले को प्रॉपर्टी से बेदखल यहाँ पर कर दिया जाएगा। राज्य विधि आयोग की ओर से सरकार को सौंपे गए इस प्रस्ताव के तहत अगर कोई बुजुर्ग अपने वारिस की शिकायत करता है तो उसकी ओर से दी गई संपत्ति का बेनामा या फिर दान पत्र उनका निरस्त यहाँ पर कर दिया जाएगा। राज्य विधि आयोग ने इस बारे में अपने सुझाव राज्य सरकार को सौंप दिए हैं। विधि आयोग का कहना है कि अगर कोई बुजुर्ग शिकायत करता है तो उसका जो वारिस है या फिर उसकी संपत्ति पर काबिज संबंधित व्यक्ति उसकी सेवा नहीं कर रहा है तो उसकी दी गई संपत्ति सरकार द्वारा वापस ली जा सकेगी। इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद अब इस तरह की शिकायतों पर जिला प्रशासन की ओर से भी कार्रवाई की जा सकेगी। इस कानून में जिला प्रशासन को भी यह अधिकार होगा कि वो बुजुर्गों की शिकायत पर उनकी सहायता के लिए तत्काल कदम उठा सकेंगे। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना के रिकॉर्ड केस तहत अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन 1 महीने के लिए कर दी गई है रद्द। देश में कोरोना संक्रमितों के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र गुजरात में भी पिछले 24 घंटों में इस साल के एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। वहीं बढ़ते कोरोना केसों के बाद गुजरात के अहमदाबाद और महाराष्ट्र के मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को 1 महीने के लिए रद्द कर दिया गया है। IRCTC की तरफ से संचालित ट्रेन यहाँ पर अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस ट्रेन आज से ठीक 1 महीने तक के लिए यहाँ पर निरस्त कर दी गई है। यहाँ पर ये जानकारी IRCTC ने ट्वीट करके यहाँ पर दी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में और गुजरात में लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए यहाँ पर ये फैसला लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जारी हुआ है नया ITR फॉर्म, मिलेगा नया टैक्स सिस्टम चुनने का विकल्प। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए IT रिटर्न फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्स यानी CBDT ने जानकारी दी है। CBDT ने कहा है कि कोरोना महामारी और टैक्स पेयर की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फॉर्म मतलब जो पुराने फॉर्म है उसके मुकाबले नए ITR फॉर्म में कोई ज्यादा यहाँ पर बदलाव नहीं किया गया है। कुछ जरूरी बदलावों को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के संशोधन की वजह से रखा गया है। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में टैक्स पेयर से ये पूछा गया है कि क्या वो नए टैक्स सिस्टम को अपनाएंगे या फिर पुराना के साथ जारी रखेंगे। CBDT ने बताया है कि पिछले साल के मुकाबले ITR फाइलिंग के तरीकों में बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो गुजरात सरकार ने राजस्थान से आने जाने वाले वाहनों पर लगाई है रोक। गुजरात में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गुजरात सरकार ने राजस्थान से आने जाने वाले वाहनों पर रोक लगा दी है। बिना कोरोना रिपोर्ट के किसी भी यात्री को गुजरात की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान का सिरोही जिला गुजरात की सीमा से सटा हुआ है। ऐसे में बॉर्डर पर गुजरात सरकार ने चिकित्सा विभाग की एक टीम यहाँ पर लगाई हुई है जो बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के किसी को भी गुजरात में प्रवेश नहीं करने दे रही है। बॉर्डर पर गुजरात पुलिस की ओर से भारी जाब्ता यहाँ पर लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गुजरात सरकार सख्त हो गई है। सिरोही जिले के मावल चौक पर
राजस्थान की तरफ से आने वाले लोगों को बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के प्रवेश पर यहाँ पर पाबंदी लगा दी है। जिन लोगों के पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है उन्हें गुजरात में प्रवेश दिया जा रहा है, से सभी लोगों को वापस लौटाया जा रहा है। वह संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते राजस्थान में भी प्रवेश के लिए कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य है। वहीं गुजरात सीमा पर मावल में सिरोही जिला प्रशासन की ओर से कैंप लगाकर राजस्थान में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की जानकारी रजिस्टर में यहाँ पर अंकित की जा रही है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, बंद हो गए हैं आपके IFSC कोड और यूजर ID। अगर आपका भी खाता ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या फिर यूनाइटेड ऑफ इंडिया में है तो आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। दरअसल इन दोनों बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है। इसके बाद 1 अप्रैल 2021 से OBC और UNI यानी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के जो IFSC कोड है वो बंद हो गए हैं। यूजर ID भी उनके बदल गए हैं। वही पुराने यूजर ID और IFSC कोड है जो यहाँ पर 31 मार्च 2021 तक ही वैलिड थे। अब इन दोनों बैंकों के ग्राहकों को नया IFSC कोड यूजर ID मिलेगा। इसकी जानकारी पंजाब नेशनल बैंक ने यहाँ पर ट्वीट करके दी है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ट्वीट में कहा है कि डियर कस्टमर, OBC और UNI के IFSC कोड 1 अप्रैल 2021 से बंद कर दिए गए हैं। नए IFSC कोड की जानकारी संबंधित ब्रांच और PNB के जो वेबसाइट है उसके ऊपर उपलब्ध है, वहां से आप नया कोड ले सकते हैं। वहीं PNB ने अपने ट्वीट में कहा है कि ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से यहां पर SMS भेजकर भी IFSC कोड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहकों को यहां पर कुछ वेबसाइट पर जाकर वहां चेक करके यहां पर अपने नंबर, वो नंबर है जो वहां पर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो रेल सफर के दौरान अब नहीं ले जा सकेंगे आप ये चीजें, पकड़े जाने पर होगी 3 साल की जेल। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है, ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना और धूम्रपान करने वालों को अब सीधे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। रेलवे ने साफ किया है कि यात्रा के दौरान अगर किसी यहाँ पर कोई रेलवे द्वारा प्रतिबंध चीजों के साथ अगर कोई पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है, साथ ही उस शख्स को 3 साल की जेल भी हो सकती है। दरअसल रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ यहाँ पर नियम बनाए हैं, जिससे ट्रेन में सफर करने के दौरान सभी यात्रियों का जो सफर है वो सुरक्षित हो सके। वह रेलवे के मुताबिक सफर के दौरान ट्रेन में डिब्बे में केरोसिन या फिर सूखी घास या फिर स्टोव या फिर पेट्रोल ले जाना मना है। इसके साथ ही रेलवे में मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई दूसरी वस्तु अगर ले जाता हुआ कोई यात्री यहाँ पर पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर ये कार्रवाई हो जाएगी। वही सिलसिले में रेलवे ने एक ट्वीट भी यहाँ पर किया है। ट्वीट करके रेलवे ने कहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री लेकर ना चले, ना ही किसी को ले जाने दे। वही पकड़े जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को जेल भी हो सकती है। आपको बता दें कि ट्रेन में आग लगन यहाँ पर आग फैलना या फिर आग फैलाने या फिर ज्वलनशील वस्तु ले जाना रेल अधिनियम 1989 की धारा 164 के अंतर्गत ये दंडनीय अपराध है, जिसके लिए यहाँ पर पकड़े गए व्यक्ति को 3 साल तक की कैद या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दोनों यहाँ पर देना पड़ सकता है। वह इतना नहीं, रेलवे की संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा यहाँ पर दी जा सकती है। वही ट्रेन में यहाँ पे स्टेशन परिसर में धूम्रपान करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करके मोटा जुर्माना यहाँ पर मोटा जो जुर्माना होता है वो यहाँ पर उनके ऊपर लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, पुणे में 7 दिन का मिनी लॉकडाउन का हुआ ऐलान। शादी समारोह और अंतिम संस्कार के अलावा किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम की नहीं है अनुमति। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे बढ़ता देखकर सरकार यहाँ पर सख्त हो गई है। सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। इस कड़ी में पुणे में अगले 7 दिन के लिए यहाँ पर शादी समारोह और अंतिम संस्कार को छोड़कर सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। वह अंतिम संस्कार में 20 लोग और शादियों में 50 लोगों की जाने की अनुमति होगी। यह आदेश शनिवार से प्रभावी होगा, यानी आज से यहाँ पर ये प्रभावी हो गया है। वहीं पुणे में मिनी लॉकडाउन के दौरान बार, रेस्टोरेंट और होटल बंद रहेंगे। सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति यहाँ पर होगी। वहीं PMPML की जो बसें हैं उसकी सेवा बंद रहेगी। वहीं शाम 6 बजे से अगले सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं अगले शुक्रवार को एक बार फिर हालातों की समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो नौकरी बदलने पर नहीं होगा ग्रेच्युटी का नुकसान, PF की तरह करा सकेंगे ट्रांसफर। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को अब जॉब चेंज करने पर अब पैसों का नुकसान नहीं होगा। वे PF की तरह ग्रेच्युटी अमाउंट को भी ट्रांसफर करा सकते हैं। इसके लिए सरकार जल्द ही ग्रेच्युटी पोर्टबिलिटी सुविधा को लागू करने जा रही है। इसके तहत ग्रेच्युटी को CTC का हिस्सा यहाँ पर बनाया जा सकता है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रम मंत्रालय यूनियन और इंडस्ट्री के सिलसिले में मीटिंग भी हुई है, जिसमें ग्रेच्युटी को CTC का हिस्सा बनाने के प्रस्ताव पर बातचीत की गई है। नए नियमों को सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल किए जाने की संभावना है। इस फैसले पर जल्दी सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अभी तक कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत किया जाता था। वह रकम उन कर्मचारी को दिया जाता है जिसने कंपनी में 5 साल या उससे अधिक समय तक अपनी सेवाएं दी हो।
हालांकि कोरोना काल के दौरान श्रम मामलों में संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस अवधि को 5 से 1 साल किए जाने की सिफारिश यहाँ पर की थी, जिसके चलते जॉब चेंज करने पर कर्मचारियों को ग्रेजुटी का लाभ यहाँ पर मिल सके। माना जा रहा है कि जल्दी इस सिलसिले में नई नीति बनाई जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो कोरोना के चलते यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के स्कूल 11 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में रहेंगे बंद। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के सभी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद रखने का यहाँ पर निर्देश दिया है। निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल यहाँ पर 11 अप्रैल तक बंद रहेगी। आपको बता दें कि पहले सरकार ने स्कूलों को 4 अप्रैल तक बंद किया था। इस अवधि को बढ़ाकर अब 11 अप्रैल तक कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण अब देश में बेकाबू होता जा रहा है। स्कूली छात्र में बढ़ रहे संक्रमण के मामलों को देखते हुए अब अधिकांश राज्य सरकारें स्कूलों को दोबारा यहाँ पर बंद करने लगी है। स्कूलों और कॉलेजों को दोबारा बंद करने का फैसला लेने पर मजबूर है। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात समेत देश के कई राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के यहाँ पर लगातार मामलों को बढ़ते देखकर यहाँ पर 15 अप्रैल तक ये पाबंदी लगा दी गई है। आपको बता दें कि 31 मार्च को सीएम योगी ने शीर्ष अधिकारियों के साथ अपनी बैठक में जो नए दिशा निर्देश जारी किए थे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर कोविड-19 परीक्षण की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया था। इसके अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए स्कूल यहाँ पर नहीं खोलने का फैसला किया था। वहीं राज्य शिक्षा विभाग के अनुसार कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के सभी स्कूल 1 अप्रैल से नहीं खुलेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 अप्रैल तक यहाँ पर कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के सभी स्कूलों को मध्य प्रदेश में बंद रखने का फैसला लिया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो आईसीआईसीआई बैंक और फोन पे ऐप ने मिलाया है हाथ, लोगों के घरों तक फ्री पहुंचाएंगे फास्टैग। आईसीआईसीआई बैंक और डिजिटल पेमेंट वॉलेट फोन पे ने फास्टैग जारी करने के लिए आपस में जहाँ पर साझेदारी की है। इस साझेदारी से लोगों को घर बैठे फास्टैग कार्ड की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक के मुताबिक इस साझेदारी के तहत फोन पे ऐप पर यूपीआई का इस्तेमाल करके लोग नए फास्टैग के लिए अपना ऑर्डर यहाँ पर दे सकेंगे। बैंक ने कहा है कि साझेदारी से फोन पे यूज करने वाले 28 करोड़ यूजर्स को यहाँ पर फायदा होगा। वो न केवल इस ऐप के जरिए आईसीआईसीआई बैंक के फास्टैग के लिए ऑर्डर जारी कर पाएंगे, बल्कि उससे ट्रैक भी यहाँ पर कर सकेंगे। वही बैंक के अनुसार फोन पे ऐप यूज करने वाले उपभोक्ता जो कि आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक भी है, उन्हें फास्टैग खरीदने के लिए स्टोर या फिर टोल कलेक्शन स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं होगी। आईसीआईसीआई बैंक के हेड यहाँ पर सुब्रत राय ने कहा है कि दोनों की इस साझेदारी से फोन पे इस्तेमाल करने वालों कि लाखों लोगों को जो फोन पे इस्तेमाल करने वाले लाखों लोग हैं, उन्हें यहाँ पर आसानी से नया फास्टैग के लिए वो अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ ही फास्टैग की डिलीवरी भी उनके घर तक पूरी तरह से फ्री में की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जो लोग फोन पे का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक नहीं है, वो भी सुविधा का इस्तेमाल कर पाएंगे। वो भी यूपीआई का इस्तेमाल कर अपने ऑर्डर यहाँ पर दे सकेंगे और बाद में फास्टैग निःशुल्क अपने घर मंगा सकेंगे। वही फोन पे के हेड ने यहाँ पर आगे कहा है कि पिछले 3 महीनों में फास्टैग के रिचार्ज में 145% की वृद्धि देखी गई है, जिससे पता चल रहा है कि लॉकडाउन हटने के बाद लोगों का एक दूसरे से शहर में आना जाना बढ़ा है। ऐसे में लोगों को गाड़ियों में लगाने के लिए नए फास्टैग की यहाँ पर जरूरत भी यहाँ पर लोगों की बड़ी है। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी, हर दिन टूट रहे हैं रिकॉर्ड। अप्रैल में अक्टूबर जैसे हो गए हैं हालात। 24 घंटों में 81,000 से ज्यादा नए केस आए हैं सामने। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। नए केसों के मामलों में हर दिन भारत में रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अप्रैल में पिछले साल यहाँ पर सितंबर अक्टूबर जैसे हालात हो गए हैं। देश में 6 महीने बाद 182 दिन बाद यहाँ पर पहली बार 81,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस भारत में दर्ज किए गए हैं। 24 मार्च से लगातार भारत में 50,000 से ज्यादा नए केस यहाँ पर आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 81,467 नए कोरोना के केस आए हैं। वहीं 469 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। हालांकि 50,000 से ज्यादा लोग कोरोना से पिछले 24 घंटों में भारत में ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 1 अक्टूबर को भारत में 81,484 नए कोरोना के केस आए थे। एक समय ऐसा था जब भारत में कोरोना संक्रमण की जो यहाँ पर केसों की संख्या थी वो लगातार घट रही थी। इस साल 1 फरवरी को भारत में 8,735 नए कोरोना के केस दर्ज किए गए थे, जो एक दिन में यहाँ पर भारत में इस साल में सबसे कम मामले थे। वहीं देश में अब तक कोरोना वायरस के लिए कुल 24 करोड़ 59 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। अब भारत में जो टोटल मामले हैं उसकी संख्या भारत में 1 करोड़ 23 लाख पार हो गई है। वही कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1 करोड़ 15 लाख पार हो गई है। वही कुल एक्टिव केसों की संख्या भारत में 6,14,000 हो गई है। वही कुल मौतें भारत में 1,63,000 ज्यादा है। वही
कुल कोरोना टीकाकरण भारत में 6,87,00,000 लोगों को कोरोना का टीकाकरण हो चुका है। वहीं देश में सबसे ज्यादा मामले कोरोना के महाराष्ट्र राज्य से आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मौतें भी महाराष्ट्र में ही हो रही है। महाराष्ट्र में कल कोरोना संक्रमण के 43,183 नए मामले सामने आए हैं। महामारी की शुरुआत के बाद राज्य में एक दिन में सबसे ज्यादा ये मामले हैं। वहीं संक्रमण से पिछले 24 घंटों में 249 लोगों की मौत केवल महाराष्ट्र राज्य में हुई है। वहीं राज्य में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 54,000 से पार हो गई है। वहीं मुंबई के अंदर रिकॉर्ड यहाँ पर 8,500 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 18 मरीजों की मौत ही मुंबई के अंदर यहाँ पर हुई है। वहीं महाराष्ट्र में कल 32,461 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वह अस्पतालों से इन्हें छुट्टी दी गई है। इसी तरह राज्य में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 24,33,000 हो गई है। महाराष्ट्र में अभी 3,67,533 फिलहाल एक्टिव केस बचे हैं। वहीं भारत में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण का अभियान की शुरुआत हुई थी। 1 अप्रैल तक देश भर में कुल 6,87,79,000 के आसपास लोगों को कोरोना का डोज या टीका दिया जा चुका है। वहीं बीते दिन 36,71,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके भारत में लगे हैं। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान भारत में 13 फरवरी से शुरू हो गया है। वहीं 1 अप्रैल से भारत में 45 साल से ऊपर के सभी लोगों का कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं देश में कोरोना मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी भारत में 94% है। रिकवरी रेट जो भारत में है वो 94% से ज़्यादा है। वहीं कुल एक्टिव केस बढ़कर भारत में 4.78% हो गए हैं। वहीं कोरोना एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत 5वें स्थान पर आ गया है। वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई है, लेकिन देश के कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर कोरोना के कारण पिछले 24 घंटों में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। अंडमान निकोबार और अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार और दादर नगर हवेली, लद्दाख और लक्षद्वीप और मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में पिछले 24 घंटों में किसी भी शख्स की कोरोना के कारण मौत नहीं हुई है। वहीं कोरोना संक्रमितों के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौतों के मामले में अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत का नंबर है।